आज जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड और बॉन्ड की कुछ थ्योरीज है छोटी मोटी जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं उसको कवर करूंगा आज, ठीक है। बॉन्ड डिस्कस में क्लियर करूंगा आज, ठीक है। ये यूनिट 4 का पार्ट है। मैं आपको बता दूं बॉन्ड क्या होता है। दिस इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट द बॉन्ड रेफर्स टू एडिशन बिटवीन द रिइंफोर्सिंग बार एंड द सराउंडिंग कंक्रीट। देखिए बॉन्ड क्या होता है कि एक कंक्रीट और स्टील कैसे एक बॉन्ड को बनाते हैं, कि दोनों ही आपको पता है कि अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी अलग अलग मटेरियल्स हैं, इस वजह से ऐसा क्या होगा कि इन दोनों में क्या होगा, एडिशन बनेगा। क्या बनेगा? एडिशन, ठीक। कोहेशन क्या होता है? सेम कंपोजिशन में हमारा क्या होता है, कंपोज वो बनता है। तो आप बॉन्ड को ऐसे लिख सकते हैं कि इन reinforced concrete, reinforced concrete, the bond refers to adhesion between the reinforcing bar and the सराउंडिंग कंक्रीट होता है, और जो रिइंफोर्सिंग बार होती है जो वो बनाते हैं आपस में बॉन्ड, उसको एडिशन के थ्रू उसको बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इट इज द बॉन्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट इज responsible for transfer of axial load, transfer of axial load from a reinforcing bar to the surrounding concrete, to the surrounding, ठीक। ये क्या होता है? इट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्सियल लोड, कहां से कहां ट्रांसफर करता है? रिइंफोर्सिंग बार से टू द सराउंडिंग कंक्रीट। इसीलिए बॉन्ड की आपको जरूरत पड़ती है। बॉन्ड क्या हुआ कि आपको एक्सियल लोड किससे ट्रांसफर, फ्रॉम द रिइंफोर्सिंग बार, रिइंफोर्सिंग बार से किस पे ट्रांसफर करता है? सराउंडिंग कंक्रीट पे ट्रांसफर करता है, ठीक। ठीक, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी बॉन्ड से क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको बॉन्ड स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। कैसे जनरेट होता है, फिर डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सब इसी से जनरेशन से निकलेगा। इसीलिए चीजों को बताना जरूरी है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर बॉन्ड इनएडिक्वेट होगा दोनों के बीच में, कंक्रीट और स्टील के बीच में, तो वहां क्या होगा? स्लिपिंग कंडीशन आ जाएगी, स्लिपिंग कंडीशन आ जाएगी। जो हमारा रिइंफोर्सिंग बार हो क्या करना है? स्लिप होने लगेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक। बॉन्ड स्ट्रेस कहता है, इट इज अ शियर, इट इज, पहले डेफिनेशंस को लिख लीजिए। इट इज अ shear stress develop along the contact surface between the
reinforcing bar and the surrounding concrete. Okay, it is a shear stress developed along the contact surface between the reinforcing bar and the surrounding concrete. ये एक shear stress generate करता है, ठीक है, which prevents the bar come in contact. ये क्या prevent करता है? which prevent the bar came out, bar बाहर came out from the concrete, from the. इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे. जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि पंखा टंगा होता है, तो पंखे के अंदर आप देखते हैं कि एक रॉड हुक टाइप का पड़ा होता है, उसी पे हमारा पंखा टंगा रहता है और फिर वो रोटेट करता है. तो आप सोचिए कि वो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होता है वो पार्ट, वो रिइंफोर्समेंट का ही पार्ट होता है कुछ भी, ठीक है. तो वो कंक्रीट के अंदर इतना एम्बेडेड होता है कि वो नीचे का जितना भी फोर्स है उसको कंक्रीट छोड़े ना. आप देखते हैं कंक्रीट के अंदर इतना पार्ट एम्बेडेड है, वो जो पार्ट एम्बेडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है. और जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जैसे जब पंखा नीचे की तरफ आएगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा, पर कंक्रीट उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, मतलब कंक्रीट उसको नीचे नहीं आने देगा. तो उन दोनों में क्या जनरेट होगा? बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होगा. क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस की क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेस हो जाएगा. इसी को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है. आप इसको नोट डाउन करिए, फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसको. चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे. जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंक्रीट की ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारा रिइंफोर्समेंट बार, ठीक, ये रिइंफोर्समेंट हमारा बार. ये जो ये अंदर की तरफ इसको खींचेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक. इसको हम क्या बोलेंगे? टाउ बीडी. क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेस. बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी, ठीक. और ये जो अंदर लेंथ एम्बेडेड है कंक्रीट के अंदर, इसको बोलते हैं एलडी, मतलब डेवलपमेंट लेंथ. और ये टेंसाइल फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है. ये बाहर की तरफ खींच रहा है और ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेस. क्या बोलते हैं? टाउ बीडी को बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक. आप लिख सकते हैं वेयर एलडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट लेंथ. डेवलपमेंट लेंथ का नाम आपने सुना होगा, डिप्लोमा वाले खास सुना हुआ है, ठीक है, ठीक है. और टाउ बीडी क्या हो जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है. जो जो आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे जो फॉर्मूला है, मैं सारा पहले कवर कर देना उसको, ताकि आपको 5 मिनट में कवर हो जाए सारी चीजें. कुछ भी छोटी चीजें बचे नहीं रहती, तो न्यूमेरिकल के बड़े आने नहीं, ऑब्जेक्टिव होना है. तो वो छोटी छोटी चीजें जिससे न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा मोटा, और न्यूमेरिकल कोई बनेगा तो बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए मैं सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है. अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक इसको मिटा रहा हूँ. आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो. फिगर नहीं मिटाऊंगा, इसी फिगर से समझाना है आपको. तो डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या है वहीं से निकालेंगे, इसी फिगर से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक. अब देखिए फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन मतलब क्या है? नो स्लिपिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि ये टेंसाइल फोर्स हमारा कम होना चाहिए. टेंसाइल फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये रॉड को लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है. ये टेंसाइल फोर्स कम होना चाहिए. किससे? अंदर जो भी फोर्सेज हमारे जैसे भी लग रहा है. तो नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई, जब हम एरिया निकालते हैं पाई एलडी इंटू एलडी डेवलपमेंट लेंथ इंटू टाउ बीडी बॉन्ड स्ट्रेस जो लग रहा है, और पाई डायमीटर ऑफ द बार, ठीक. इससे क्या होना चाहिए? ये इंटू ये, ठीक है. ये इससे क्या होना चाहिए? टी कम होना चाहिए. टी ज्यादा हो जाएगा अंदर की चीजों से, अंदर से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये तब तो रॉड बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है. ये जब बाहर आ जाएगा तो हमारा पंखा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. मैं एक सिंपल सा पंखे का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है. फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए कि इस ये कंडीशन जब फॉलो होगी तब हमारा
जो एम्बेडेड पार्ट अंदर है कंक्रीट के वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, टी क्या है, टेंसाइल फोर्स है, टी की वैल्यू निकालेंगे, टी क्या टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, एरिया इनटू स्ट्रेस, एरिया इनटू स्ट्रेस। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया किसका होगा, रॉड का अगर हमने डायमीटर 5 माना है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू पाई का स्क्वायर, तीन होगा। ठीक, और आपने स्ट्रेस पढ़ा हुआ कंप्यूटर 0.87 एफआई आता है टेंसाइल जोन में, 0.87 एफआई पढ़ाया था मैंने आपको बीम के केस में। ये हो गया स्टेप नंबर, फॉर्मूला नंबर, फॉर्मूला नहीं मतलब ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये जो कंडीशन होती है ये होती है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर बराबर भी होगा तो नहीं आएगा और ज्यादा होगा तो नीचे नहीं आएगा। तो हमको दो फॉर्मूले पता चल गए यहाँ से। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ से मैंने समझा दिया। ठीक है, कम से कम इक्वल टू का साइन हम बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, टी की वैल्यू पहले हम इधर रख लेते हैं, नहीं चलिए पहले इस वाली वैल्यू को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी वैल्यू को रख लीजिए, पहले इस वाली वैल्यू को हम रख लेते हैं, टी वाली वैल्यू को, पाई बाई 4 पाई का स्क्वायर इंटू 0.87 वाई, लेस देन और इक्वल टू था तो हम इक्वल टू वाला साइन लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या था, पाई इंटू एल डी इंटू टाउ पी डी इंटू पाई। ठीक, अब यहाँ से क्या निकलना है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, एल डी, एल डी का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो आप जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 0.87 एफ वाई फाइव डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला ये नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल डी इज डेवलपमेंट लेंथ। इतनी डेवलपमेंट लेंथ हमको देनी पड़ेगी ताकि हमारा कंक्रीट के अंदर जो एम्बेडेड पार्ट है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा, वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं आएगा। ठीक, चलिए मैं आपको डेवलपमेंट ये आप आई होप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं डेवलपमेंट का फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, टाउ पीडी की वैल्यू हमको कोड से देखनी पड़ेगी, टाउ पीडी मैक्सिमम डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, टाउ पीडी बॉन्ड स्ट्रेस है, इसकी वैल्यू हमको एज पर डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट से देखनी पड़ेगी, टेबल से देखनी पड़ेगी। मैं टेबल यहाँ बना भी दूंगा, आप याद कर लीजिएगा उस टेबल को, मैंने कल इस टेबल के बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए इसको रफ करो, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
ठीक है, अभी आपको नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताता हूँ मैं, फॉर्मूला इसका डेवलपमेंट, इसको डिनोट करते हैं एल डी से, डी आपका नीचे की तरफ होता है। तो लीजिए, इट इज अ मिनिमम लेंथ, इट इज द मिनिमम लेंथ नोट करिए आपको। ठीक है, इट इज द मिनिमम लेंथ, is the minimum length of the bar which must be embedded in concrete, which must be it must be embedded in concrete, must be embedded in concrete, and cross section develop its full strength। ठीक, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तो इसका सॉरी इसका डेफिनेशन हो गया, एज पर आई एस 456, एज पर आई एस 456 2000, जो डेफिनेटनेस का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था 0.87 y5 upon 4 tau UD। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने बताया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से कर लीजिए, फिर हम इसको आपको बॉन्ड स्ट्रेस का एक टेबल बता देते हैं, इसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगा देंगे जिससे आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, अब हेडिंग है बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड फॉर टेन पार्ट टेंशन
देखिए ये जो टेबल है, सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू है लिमिट स्टेट में, वो प्लेन बार्स के लिए, ठीक है, इन टेंशन, इन टेंशन, ठीक है। तो ये अब उसको कंप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे, जब डिफॉर्म्ड बार आएगा तो क्या करेंगे, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक, और बॉन्ड स्ट्रेस का विधि की वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में सारी वैल्यू स्ट्रेस है, तो ठीक है। ये M20 से है M25, M30, M35, M40 एंड अबव। M40 है, उससे ज्यादा तो सेम मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताने, ठीक, ध्यान रखिए जो ये वैल्यू है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स, ये प्लेन बार्स के लिए है। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे प्लेन बार बोला है या डिफॉर्म्ड बार बोला है या टेंशन बोला है या कंप्रेशन बोला है। तो ये जो टेबल है प्लेन बार्स इन टेंशन के लिए है, ठीक है। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू होती है 1.2, इसके लिए वैल्यू होती है 1.4, इसके लिए वैल्यू होती है 1.5, इसके लिए होती है 1.7 और इसके लिए होती है 1.9। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट जिसको बोला जाता है इम्पोर्टेंट नोट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट है, तो लिखवाना पड़ेगा, तभी आप नंबर में लगाना, ठीक है। ये नहीं कि यही टाउ वीडी की वैल्यू डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि ये बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू प्लेन बार्स के लिए, प्लेन बार में बार बार बोल रहा हूँ प्लेन बार्स, हम जनरली डिफॉर्म्ड बार यूज करते हैं, हम जितनी बार यूज करते हैं डिफॉर्म्ड बार्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए किसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए कोर्ट ने इसके नीचे कंडीशन लिखी है, वो भी मैं दिखाना है मुझे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कंडीशन को दिखाता हूँ आपको। वो तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलो। अब जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको एकदम इम्पोर्टेंट नोट ऐसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लिखा है कोड, आप लिखिएगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ कोड रिक्वायर्स दैट tau PV value has to be increased. Code requires that, code ऐसा कहता है tau PV value has to be increased by 60%, by 60% for deformed bars, for deformed bars, for deformed bars, ठीक है, for deformed bars in tension, in tension. Code requires that tau VD value has to be increased by 60% for deformed bars in tension. इसके पहले जो हमने tau VD का टेबल बनाया था इसके लिए प्लेन बार्स इन टेंशन, यानी अगर कहने का मतलब कि प्लेन बार की जो वैल्यू होगी उसको अगर डिफॉर्म्ड बार टेंशन में हमको निकालना हो तो 60% उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक। फिर सुनिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये, एंड the bar in tension may be further increased
by 25% in compression। मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू डिफॉर्म्ड बार की 60% इंक्रीज करना ही है, अगर उसी को अगर हम बोले कि डिफॉर्म्ड बार को कॉम्प्रेशन में निकालो, डिफॉर्म्ड बार को कॉम्प्रेशन में निकालो, तो जो टेंशन की वैल्यू 60% इंक्रीज करने के बाद आएगी, उसमें फिर 25% का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर 25% को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अभी आपको चीजें बहुत टफ लग रही होगी कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रहे हैं सर, क्या है 60% इंक्रीज होगा, 25% इंक्रीज होगा। बस मेरी 2-3 बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो हमने आपको टाउ बीटी का टेबल बनाया था, किसके लिए बनाया था? प्लेन बार्स इन टेंशन। ठीक, प्लेन बार्स इन टेंशन। तो कोड ये कहता है कि अगर डिफॉर्म्ड बार हम टेंशन में यूज कर रहे हैं, तो जो प्लेन बार्स की वैल्यू है उसको 60% इंक्रीज कर लेंगे। पहला चीज निकल गया। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि हमको डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू बताइए डिफॉर्म्ड बार इन कॉम्प्रेशन के लिए, ठीक है, कॉम्प्रेशन के लिए, तो जो टेंशन वाली वैल्यू निकली है डिफॉर्म्ड बार के लिए, उसमें 25% का इंक्रीमेंट और कर देंगे हम, तो हमारा क्या निकल जाएगा कि वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इन कॉम्प्रेशन इन डिफॉर्म्ड बार इन कॉम्प्रेशन। ठीक, चलिए अब इसको न्यूमेरिकल हम समझते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल हम समझते हैं। ठीक है, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से 2 मिनट में, फिर एक हम न्यूमेरिकल इसको समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट डेवलपमेंट लेंथ। ठीक, डायमीटर ऑफ द बार दिया हुआ 20 mm और M20 ग्रेड कंक्रीट है और 4.5 स्टील है। M20 ग्रेड कंक्रीट एंड 4.5 स्टील है। 4.5 जो स्टील है वो डिफॉर्म्ड बार है। ठीक है, डिफॉर्म्ड बार होता है। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट लेंथ दो तरीके से निकालेंगे। पहला व्हेन बार इन टेंशन, ठीक, और दूसरा व्हेन बार इन कंप्रेशन। अगर आपको पूछ, हाँ ये दोनों ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको निकालना है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि आपको डेवलपमेंट निकालना है व्हेन बार इन टेंशन, व्हेन बार इन कंप्रेशन। ठीक, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला लिख देते हैं, 0.87 FY बाई और 4 टाउ PT। अब देखिए वो क्या क्या दिया हुआ है, 0.87 FY की वैल्यू 415, ये 415 क्या है, डिफॉर्म्ड बार है। क्या है, डिफॉर्म्ड बार है। ठीक, और टाउ PT क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस। तो जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हमको पता है, टाउ PT की जो वैल्यू हमको पता है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, वो कितनी है, 1.2। पर ये जो 1.2 वैल्यू किसके लिए, प्लेन बार्स के लिए, प्लेन बार्स के लिए। तो मैंने बताया था ना कि जब प्लेन से हम डिफॉर्म्ड में जाएंगे तो 60% इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी 1.6 इसको गुणा कर देंगे, यानी ये क्या हुआ, 60% इंक्रीज कर दिया टाउ बीटी को। ये कोड कहता है ना, ये बताया था मैंने आपको, ये कोड कहता है। ठीक है, तो टाउ बीटी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, इसको गुणा करने पे आ गया 1.92। अब यहाँ वैल्यू रखिए 0.87 इंटू 5 की वैल्यू 415 અને फाई की वैल्यू 5 की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.92। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 940.23 mm। आई होप क्लियर है आपको। ये हमने कब निकाला,
When the bar in tension, when the bar in tension, हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ओके, कोई डाउट? टाउ बीडी की वैल्यू 1.2 प्लेन पार्ट्स के लिए है। प्लेन से जब डिफॉर्म में आएंगे 60% इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ये आ गया 1.92। अब टेंशन में निकालना था, टेंशन में वैल्यू उठा के रख दी हमने। क्लियर? ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अब उसका पार्ट नंबर 2 करते हैं लोग। तो इसको हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ से कुछ पार्ट। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलिए अब पार्ट नंबर 2 हम लगा रहे हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, डेवलपमेंट का चेंज होगा नहीं। अब देखिए आपको कॉम्प्रेशन के लिए निकालना है, और सारा वैल्यू जो चेंज होगा टाउ बीडी का ही चेंज होगा। तो टाउ बीडी के लिए सबसे पहले हमको टाउ बीडी के लिए प्लेन बार की वैल्यू कितनी थी? 1.2। प्लेन बार से मैंने डिफॉर्म्ड में चेंज करने के लिए कुछ 60% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ये 1.6। ये तो जो वैल्यू आई किसके लिए आई? ये टेंशन के लिए आई, ये टेंशन के लिए वैल्यू आई। फिर मैंने बोला था कि जब टेंशन से आप कॉम्प्रेशन में चेंज करेंगे तो फिर 25% इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 1.25 हुआ कि नहीं हुआ? बात समझिएगा, ये वैल्यू है प्लेन बार के लिए। ठीक, प्लेन बार से हमने चेंज किया 1.6 पूरा करके डिफॉर्म्ड बार में। ठीक, तो ये क्या हो गया? डिफॉर्म्ड बार का फॉर्मूला वैल्यू आ गया, डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन। अब जब डिफॉर्म्ड बार इन कॉम्प्रेशन जाएंगे तो 25% और बढ़ा देंगे, 25% और इंक्रीज कर देंगे, तो 1.25 से हमने गुणा कर दिया। अब टाउ बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 2.4। ठीक, अब फॉर्मूला में रख दीजिए 0.87, fy की वैल्यू 415, पाई की वैल्यू 20 है, चेंज नहीं है, 4 इंटू टाउ बीडी की वैल्यू 2.4, ये वैल्यू जो आ जाएगी 752.18 mm। डेवलपमेंट लेंथ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? mm में। ये किसका आंसर हो गया? सेकंड का, जब व्हेन द बार इन कॉम्प्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो क्लियर नहीं होगा तो फिर कल के वीडियो में हम इसको एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, उससे हमारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।